सभी मित्रों को, सभी साथियों को जय श्री राम। आज मैंने निवेदन किया था कि आज 7 बजे लाइव रहूंगा, तो इस लाइव में सबसे मैंने जुड़ने का आह्वान किया था। लाइव को शेयर भी करें और अपने अपने विचार भी दें, क्योंकि मैं लाइव कभी आता नहीं हूँ। कभी एक आध साल में, 1-2 साल में कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ या पार्टी का कोई आदेश होता है तो मैं आता हूँ, मगर यहाँ लाइव खेलते रहते हैं लोग, तो ये मुझको भी इन्होंने मजबूर कर दिया कि लाइव आना चाहिए। और फिर परिवार के हालचाल भी इस पे मिलते हैं। लाइव का मैंने फायदा भी देखा, कुछ लोग इसे गलत इस्तेमाल भी करते हैं लाइव का, मगर इसके सदुपयोग भी बहुत हैं। तो वर्चुअल मीटिंग हमारे यहाँ होती थी तो मैं समझता था कि वर्चुअल में आने जाने का खर्च बचता है, मगर उसके लाभ बहुत हैं। 7-3 पे मैं अपनी बात रखूंगा। तब तक जल्दी जल्दी मेरे मित्र सब जुड़ जाएं, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान, सभी प्यारे बच्चे और युवा, खासकर युवा। हम चूंकि राजनीति में 3 दशक से ज्यादा हो गया, 32 साल, तो जो युवा अभी 20-22 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो हमारी राजनीति के 15 साल बाद पैदा हुए, 14 साल बाद पैदा हुए, तो वो सब भी जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा और जानकारी भी उन्हें हो जाएगी। और उनके कुछ सवाल भी होंगे तो मैं स्वागत करूंगा। कुछ ऐसे कमेंट भी करेंगे, आलोचना देखो, निंदक नहीं राखिए तो वो अच्छा रहता है। आलोचना करने का भी स्वागत करेंगे हम, और उससे भी सीख लेंगे। यदि हमें अपने आप में कोई बदलाव करना होगा, क्योंकि पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कोई बदलाव की आवश्यकता होगी तो करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। अभी डिजिटल इंडिया है ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है तो फिर विकसित भारत बनेगा। तो ऐसे में हम कुछ पुरानी बातें अगर कह दें इस तरह की और यहाँ प्रचलन में ना हो, तो ऐसा आप सुझाव देंगे तो मैं स्वागत करूंगा। 7-3 से ज्यादा हो गए हैं। अभी मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और लाइव क्यों आना जरूरी हुआ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वास्तव में पीड़ा का विषय भी है, कष्ट भी है, गंभीरता भी है। राजनीतिक जीवन मैंने 1993 में शुरू किया और आज तक लगातार अपनी पार्टी में जिम्मेदारी पर रहा हूं। और एक वार्ड की जिम्मेदारी से शुरू होकर के सबसे पहले युवा मोर्चा का शहर अध्यक्ष बना था, और आज उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी हूं। इससे पहले राष्ट्रीय परिषद, जो हमारी पार्टी की सर्वोच्च संस्था है, उसका भी सदस्य में रहा, और प्रदेश कार्यकारिणी में मेंबर भी रहा, जिला अध्यक्ष भी रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सामाजिक न्याय मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा, अभी प्रदेश पे जिम्मेदारी है। तो ये मैं केवल इसलिए आपको बताया कि इन 32 साल में लोग मुझे कहते थे कि लोग राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, धन कमाते हैं, उन्होंने ये बना लिया, उन्होंने ये बना लिया, तुमने क्या बनाया? तो मैं उनको जवाब ये देता था कि मैं धन मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे ये शिक्षा दी है कि राजनीति करना मगर सेवा करना। और फिर उस बात को बल तब मिला जब मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं देश का। तो हमें लगा कि हम भी लोनी के सेवक हैं। हमने भी अपने को उससे जोड़ने की कोशिश की। तो और उन्होंने कहा कि कभी दलाली मत करना जीवन में, हमको पैसे की जरूरत होगी तो राजनीति छोड़ देना, मगर जहां कोई अपना हाथ रोक करके और अपने परिवार को देख करके राजनीति में रहना है और सेवा का माध्यम राजनीति को बनाना है। तो अपने पिताजी की, अभी उनकी 83 वर्ष की आयु है, अभी भी बहुत मजबूत है और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। वो भी आहत हुए, उनको किसी ने बता दिया, वो वैसे टीवी सबसे दूर हैं और केवल भजन पूजन और इसके अलावा उनको कोई तीसरा काम है नहीं। मगर जब चर्चा होती है, घर पे बात होती है, तो उनको भी कष्ट हुआ। तो लेकिन वो बहादुर हैं, चूंकि वो शिक्षा देते हैं। तो अपनी बात में शुरू करता हूं कि इतने 32 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई ऐसा आक्षेप लगा नहीं कि भाई कोई हमने कहीं कोई हमने बेईमानी की हो, कहीं हमने कोई दलाली की हो, कहीं हमने कोई किसी के अनैतिक व्यक्ति का साथ दिया हो। हाँ, ये जरूर था कि किसी अपराधी ने यदि अपराध हमारे किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी आम नागरिक के लिए कोई बात रखी, तो पुरजोर तरीके से, संवैधानिक तरीके से, ताकत के दम पर नहीं, संवैधानिक अधिकारों के दम पर उसको लड़ने का काम जरूर किया। और बहुत मामलों में हम लोग सफल भी हुए। और 93 से लेकर आज तक, मुझे लगता है 32 वर्ष का ये पीरियड है, ये कम नहीं होता। टिके रहना भी बड़ी बात होती है। बहुत लोगों ने राजनीति छोड़ भी दी, बहुत लोग हमारे कार्यकर्ता तब के साथ भी हैं,
तो लेकिन अब जब मुझसे पूछते थे लोग क्या कमाया, तो हम कहते हैं कि हमने सम्मान कमाया। हम यहाँ 40 किलोमीटर दूर गांव मेरा बिजवाड़ा है, बागपत जिले में पड़ता है, और यहाँ से हम लोग आए 35 साल बाद। मेरे पिताजी तो अभी 10-5 साल से हम यहाँ लाए क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे। लगातार मेरा आज भी परिवार गाँव में आना जाना है, सब कुछ है। वहाँ भी मेरा परिवार है और यहाँ लोनी में मेरा परिवार है। और दूसरा परिवार हमने यहाँ चिरौड़ी और गनौली को बनाया। सतपाल प्रधान जी, अपने भगत जी, यानू बैसला जी हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जहाँ हमें अपने गांव से भी ज़्यादा प्रेम मिला है। तो अब हमने कहा कि क्या कमाया, तो हमने कहा भी हमने सम्मान कमाया है कि जो लोग बहुत पैसा खर्च करके भी जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, मगर समाज में एक सम्मान होना, लोनी क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, फिर गाजियाबाद जनपद के गांव में, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो हमें पहचान मिली, एक साधारण परिवार में पैदा होने के बाद भी जो पहचान मिली वो केवल और केवल राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मिली। तो ये हम कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब पूंजी है क्यों है कि इस पूंजी को मेरे परिवार ने नहीं नकारा, मेरे भाई ने नहीं नकारा, मेरी पुत्र ने नहीं नकारा, पुत्री ने नहीं नकारा, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं नकारा, मेरे मोहल्ले वालों ने नकारा, और जवाहर नगर वासियों ने नहीं नकारा। लोनी वासी भी ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत सम्मान कमाया है। तो वो सुन करके मेरी बात कहीं ना कहीं मेरे अपने पिताजी की बात को बल मिलता है कि हाँ भाई, जीवन में सम्मान बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो आएगा जाएगा, सम्मान बहुत बड़ी चीज है। मगर पिछले 3-4 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने जिस प्रकार मेरे सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और चोट कोशिश ही नहीं की है, वहां तो जानकारी में ये आया कि वो तो जिसके पीछे लगते गड़बड़ी कर देते हैं, और लगातार झूठ बोल बोल करके एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोग सच भी समझने लगते हैं। अब सोशल मीडिया का युग है। मैंने कहा कि 32 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, तो जो लोग 14 साल बाद पैदा हुए थे, जिनकी आयु भी 17, 18, 19 साल है, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा परमिंदर जागना के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जब तक मेरी बात वहां पहुंचेगी तब तक तो झूठ वापस आ चुका होगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि लाइव भी आना जरूरी है, और अपने ऊपर लगी जो ये बातचीत है उसका जवाब देना भी जरूरी है। तो मैं शुरू करता हूं इस बात से कि एक हमारे कहते हैं कि पार्टी में है, तो मुझे जानकारी नहीं है हमारी पार्टी में कब आए। ढिटोरा के एक बाबूजी हैं करतार सिंह जी, और अभी 4-5 दिन पूर्व यहाँ हमारे पड़ोस में ये 100-200 मीटर की दूरी पे यहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पानी जल भरा हो गया था। हमारी गाड़ी वहाँ फंस गई थी, तो वहाँ कुछ एम्बुलेंस गुजर रही थी, तो वहाँ हम 3-4 कार्यकर्ताओं ने वो रास्ता आवागमन के लिए थोड़ी देर वहाँ 1-2 घंटा हमने लगाया, और हमें लगा कि ये अच्छा जरूरी है, इस समय यहाँ परेशानी है, तो पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो वो हमने किया, तो लोगों ने बड़ी सराहना उसकी की। हालांकि लोग हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को, खुद हमको भी वहाँ इस बात के लिए नसीहत भी दे रहे थे, आलोचना भी कर रहे थे, मगर हमारी गलती है तो उसको हमने इग्नोर करते हुए वहाँ हमने अपना काम उस समय जो उचित लगा किया। मगर उसकी जब सराहना हुई और सोशल मीडिया पर उसको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें दिल को सुकून भी हुआ। मगर हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं श्रीमान नंद किशोर जी, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने वो लाइव आए। पहले दिन तो अच्छा काम किया, और उस दिन जब हमने वहाँ आह्वान किया एसडीएम साहब प्रशासन के लिए, कहा कि आओ भाई पानी रुकवाओ, तो प्रशासन भी की भी नींद टूटी। वास्तव में बड़ा अच्छा काम किया, और 1 बजे रात तक लगभग पानी समाप्त हो गया था। और अगले दिन फिर हमारे कुछ कार्यकर्ता, जिनमें 1-2 मंडल अध्यक्ष, 2-3 सभासद वहां आए, और लाइव आकर उन्होंने दिखाया कि अब ये स्थिति हमने ठीक कर दी है। तो बड़ी मन को सांत्वना मिली, खुशी हुई कि पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे उस आह्वान को उन्होंने सुना, आए, जो उस समय की आवश्यकता थी उसको उन्होंने पूरा किया। मैंने उनको लाइव आकर के धन्यवाद दिया, और प्रशासन का भी धन्यवाद किया, लेकिन ये भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की चीजों को कि पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मगर हमारे नेता ने लाइव आए और कहा कि किसी ने षड्यंत्र के तहत ऐसा जल भराव कर दिया है। अब लोनी में षड्यंत्र के तहत जवाहर नगर में कोई जल भराव कर दे, और परमिंदर जैसे कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं 32 साल से, और हमें पता ना चले, ये तो संभव नहीं है। तो हमने भी कहा कि मान्यवर, यदि किसी ने ऐसी गुस्ताखी की है, ऐसी गलती की है, तो फिर आपको उसको खाली आरोप से काम नहीं चलेगा। हम आपके साथ हैं, जो आपका आदेश होगा हम साथ चलेंगे। मगर वो गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। वो अपराधी है जिसने 3 घंटे तक लगातार लोनी और लोनी बॉर्डर के बीच में एक 1 मीटर जल की खाई पैदा कर दी, आवागमन बंद कर दिया। वो तो बहुत बड़ा गुस्ताख है। तो उसको, अपराधी को जरूर सजा मिलनी चाहिए, और खाली आरोप लगाकर बचने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो
हम लोगों को, लोनी के लोग, कभी भी हमारी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होगी और हम पे विश्वास नहीं करेगा। ये हमने जरूर कहा कि भाई पकड़वाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने उसका जवाब तो कुछ नहीं दिया, मगर उन्होंने अपने एक सभासद ने, रोहित भारद्वाज जी, उनको कहा कि पत्र लिखिए, इसकी जांच करवाइए। तो पत्र किसको लिखा? नगर पालिका के अधिकारी मिश्रा जी, तिवारी जी हैं कि मिश्रा जी हैं, उनको लिखा कि इसकी जांच करके दोषियों को पता करो। हमने कहा भाई जो चोर है वो क्या चोरी की जांच करेगा? तो इसकी जांच तो एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे, बात करेंगे, और इसकी जांच ठीक होनी चाहिए। तो इस पर इतनी बात केवल हुई थी। वो तो हमने वर्बल कहा था, लाइव भी नहीं आया था। उनकी जो हमारे साथी पार्टी कार्यकर्ता है उनको हमने कहा था कि विधायक जी से बोलो अगर जांच ही करानी है तो फिर जांच एसडीएम को कहें और उसकी जांच का पता करें क्या हुआ। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे परिचित भी है, पूर्व में भी जानकारी है, परिचय भी क्या था वो भी 1 मिनट की बात है। परिचय ये था कि वो यहाँ शांति नगर मेरे मोहल्ले में है, उनके परिवार के हैं, उनके भाई हैं या चाचा ताऊ के हैं। एक प्रधान जी दयाचंद जी थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे और अभी स्वर्गीय हैं बाबूजी। जब मैं शहर का अध्यक्ष था 98-99 की बात रही होगी, तो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं नेतागिरी में, कांग्रेस में है, प्रताप सिंह उनका नाम है, हमको बहुत उन्होंने परेशान कर दिया, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमने कहा बाबूजी जमीन वमीन के मामले से हम तो दूर हैं जरा। मैं नया बच्चा भी था, नया अध्यक्ष भी बना था, प्लॉट पे यहाँ बड़े झगड़े भी होते थे। मगर जब उन्होंने बार बार कहा कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, आप चाहो तो मुझे भी जेल भिजवा दो, मगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने कहा ठीक है बाबूजी। तो हमने वहाँ के हमारे विधायक थे तत्कालीन, उनको कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ सुनवाई होती है जमीन के मामलों की, वो फोन कर देंगे। तो उन्होंने उनकी कुछ मदद की उस समय पे। मदद करने के बाद ये श्रीमान जी ने उनको, जैसा आज इन्होंने अभी भला बुरा कहा, तो उनको भी उस समय भला बुरा कहा, तो उनको वो पूछते में फंस गए। तो उस टाइम उनकी बड़ा तसल्ली उन्होंने ठीक ठाक की थी विधायक जी ने। तो वो उस ठीक ठाक तसल्ली का दोषी हो सकता है, मुझे मानते हो, उसका बदला भी लेना हो। या मुझे जानकारी हुई कि जब भी कोई मामला आता है और कोई विधायक जी से सवाल करता है या उनके बारे में कोई बात करता है, तो उसको फिर ये लगातार क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, उनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे एक कोई अपने सिरोली के हैं पूर्व सैनिक साहब सतवीर एयरमैन जी, उनके लिए भी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। राकेश टिकैत के लिए भी इन्होंने बड़ी बड़ी बात की। और क्या बताऊं मैं, हमारे बाबा हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए भी ये नंदकिशोर जी को हीरो बना करके उनके सामने लड़ने की बात करते थे। वीडियो है, कहो तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है, मैं जाऊंगा बाबा के पास जरूर, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। जो ये कहते हैं मैं बीजेपी में हूं, तो मैंने वहां जिला अध्यक्ष जी से बात की, कह रहे हमारा कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता ये करतार सिंह नहीं है, बताया हमको उन्होंने। तो इतना झूठ बोलते हो भाई बाबूजी, करतार सिंह जी, मैं आपके बच्चे की उम्र का हूं, तो कम से कम कहने से पहले कुछ तो सोच लेते। हो सकता है जाने अनजाने में मैंने दयाचंद बाबूजी की कुछ मदद कर दी हो, सहयोग कर दिया हो, लेकिन हम तो सच्चाई के लिए करते हैं। जब आप उस समय बेईमान रहे होंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के आरोप आपने जो लगाए, तो इसको कुछ तो प्रमाण होगा। आपका कहना है कि जल भराव के कटाव हमने कर दिया, नाला हमने रुकवा दिया। अरे भाई जरा उसकी जानकारी तो कर लो। एसडीएम साहब और ईओ साहब तो दूसरी बात बता रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि भाई ये जो सीवर, गहरा सीवर है, वो चोक हो गया, उसमें लगभग 6 ट्रॉली कचरा उसका निकाला, तब वो पानी वहां साफ हुआ। अब वहां सीवर में भी परविंदर जांगड़ नीचे घुस गए थे क्या? बड़े शर्म की बात है ये तो। और उसको नैरेटिव सेट कर रहे हो भाई। मान्यवर नंदकिशोर जी, हमने तो कभी आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं कही नहीं, तो ऐसा कौन सा खतरा मुझसे आपको पैदा हो गया यार, मेरे खिलाफ भी आप ऐसी बात करोगे? क्यों भाई, किस लिए? टिकट मांगना तो गुनाह नहीं है भाई, और टिकट तो हर बार मांगेंगे, हम आगे भी मांगेंगे टिकट। तो पार्टी नहीं देगी तो कोई बात नहीं। हम राजनीति में हम एमएलए बनने के लिए नहीं आए, न सांसद बनने के लिए आए। हम राजनीति में शुचिता के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए आए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ लोनी के 98-99% लोग, 1-8% दलाल की मैं बात नहीं करता, इस बात पे मेरी मोहर लगाते हैं कि हाँ मैंने 32 साल ईमानदारी से काम किया और लगातार कर रहा हूं, और बैठने वाला भी नहीं हूं, कहीं जाने वाला भी नहीं हूं। अगर तुम इस तरह के व्यक्ति को, जिसको इतनी सेंस नहीं कि बाबू जगमाल सिंह जी की जयंती है कि पुण्यतिथि है,
तो जयंती को पुण्यतिथि बता रहे हैं 87वीं और जयंती थी 78वीं, और उनका नाम लेकर के बात कर रहे हैं। जान उनका कितनी कॉमन सेंस है। अरे भाई उम्र की बात सोचो, और फिर कहते हो भाजपा में हूं। कितना बड़ा झूठ बोलते हो। मैंने चुनाव लड़ा है, 45 साल की राजनीति में यही सीखा है कि पुण्यतिथि को जन्मतिथि कहोगे। श्रीमान जी सुनिए, ज्यादा टाइम आप पे खर्च नहीं करूंगा, टाइम तो ज्यादा दिन पे खर्च करना उनके लिए आया हूं मैं। आप पनौती हो। कैसे पनौती हो आप? आपको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने टिकट दिया, आपकी 3100 वोट आई राष्ट्रीय पार्टी की 2002 में। शर्म करो इस बात के लिए। आपने पार्टी की जमानत जब्त करवा दी, अपनी जमानत जब्त करवा दी। आपके गांव में 8000 वोट थी। इतने बड़े नेता थे तो क्या हुआ आपका भाई? अरे भाई देखो ना क्या हुआ आपके साथ वहां। उसके बाद पार्टी कांग्रेस का कोई चुनाव नहीं लड़ा है कैंडिडेट, आपके बाद में एंड ही हो गया। तो हुए पनौती के नहीं हुए। दूसरी बात, यहां लंबी लंबी हाँक रहे थे आप थाने पे आकर के, 24 साल में प्रधान रहा हूं गांव का। अरे झूठे, इतनी बड़ी झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? एक बार आप प्रधान बनी, आपकी पुत्रवधू, वो भी कब बनी? तब हमारी पार्टी के नेता वहां के प्रमुख देवेंद्र जी, उससे आपने टाई अप किया, उनकी रिक्वेस्ट की। वो जिला पंचायत लड़ रहे थे, उन्होंने आपको वहां ओवर दे दिया। और उसके बाद क्यों नहीं बने आप लगातार प्रधान? क्यों आपकी बेइज्जती हो रही है बार बार? कितने बुरे हाल होती है। मैं प्रधान रहा हूं 24 साल। अरे तो रहे हो प्रधान तो भाई दूसरे को शराबी, दूसरे को दलाल, प्लॉट कब्जे करने वाले क्यों बनाते हो? है कोई प्रमाण? है कोई 1 रुपए का आरोप? इतने शर्म की बात है देखो। और उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे। अरे बाबूजी, मैं तो अभी मुझे कोई कह रहा था कि हमारे कोई वो एयरमैन साहब लाइव वाले थे, उन्होंने कहा जी फैसला है, इस नाते हम गलती मानते हैं। भाई साहब, मैं तो फैसलों को अपना परिवार मानता हूं, उनको बच्चा हूं मैं तो। चाहे रघुवर प्रमुख जी हो, चाहे धर्मवीर फैसला प्रधान जी डिठोरा वाले हों, चाहे हमारे नरेंद्र प्रधान जी चिरौड़ी वाले हों, चाहे हातिम प्रधान जी हों, चाहे सतपाल भगत जी हों, चाहे कंवर प्रधान जी हों, चाहे कितने ना, अनूप तो परिवार का है ही। और तमाम कितने लोग, मतलब अनूप जी की तो माँ भी कैडवा की है, मेरी चोर मऊ की, हम तो वैसे मौसी मौसी के हैं। हमने तो रिश्ते बनाए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमने रिश्ता न बनाया हो। कोई व्यक्ति ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिनके साथ हम सम्मानजनक तरीके से व्यवहार हमारा रहा हो। आप ऐसी बात करते हो भिठोरे से आके, मेरा यहाँ प्लॉट है, कहें का प्लॉट है आपका? बेईमानी की बात करते हो। प्लॉट है आपका, वहां वो पंजाबी वाले जो पंडित जी ने लिया, जावली वालों ने, वहां आप कब्जा करके बैठे हो। मैं इलाज करूंगा आपका। मैंने अपराधी कह दिया? हाँ, नहीं कहना चाहिए था अपराधी। मेरे जैसे आदमी की शिष्टाचार में नहीं आता अपराधी को अपराधी कहना। वैसे कहना चाहिए, लेकिन आपकी बुजुर्गता देखते हुए, आपका फैसला वो देखते हुए नहीं कहना चाहिए था। परिवार का ही होगा ना आप भी मेरे, तो नहीं कहना चाहिए था। मगर वो जो 19-20 मुकदमे उन्हें कहां लेके जाऊं? और वो जो 5 साल आप पुत्रवधू प्रधान रही, वो जो 96 लाख की रिकवरी आप पे आई हुई है, उसका क्या होगा? और ये लोनी कोतवाली से आप पे NBW वारंट आया हुआ है, वो आपके आका कमांडर इन चीफ की वजह से रुका हुआ है। कब तक बचाएंगे वो? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हलाल होना पड़ता है। लेकिन बुजुर्ग हो, बुढ़ापा तो ठीक से कटवा लो अपना। हम समझते हैं 96 लाख की रिकवरी कहां से भरोगे? तो शासन का सहयोग चाहिए। शासन के लिए आपके आका बैठे हैं। पर भाई ऐसा तो मत करो, जो आका बोलता रहा वही आप करते रहो। आका में दम है तो खुद आरोप लगावे ना। किस दिन है, अरे तुमने आका, अब आका की बात सुन लो भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबूजी बुजुर्ग हो आप, माननीय, तो क्या कहूं आपको, पर करतार सिंह जी चौधरी साहब, भाई मुझसे तो पंगा मत लो। कम से कम मुझे छेड़ोगे तो मेरे सम्मान पे बात आएगी, तो मैं कट सकता हूं, झुक नहीं सकता। ध्यान रखना कभी भी। और आपकी तुम्हारा जवाब मैं नहीं दूंगा इस बार। ऐसे लड़के नौजवान जवाब देंगे, आपके कान से खून निकल जाएगा, बात सुन नहीं पाओगे उनकी। आप क्या बात करते हो? कंगारू जैसी शकल लेकर के ऐसी लंबी लंबी बात करते हो। अनु बैसला के लिए बात करते हो। अनु बैसला को वोट कितनी मिली थी? अरे भाई भले आदमी, अनु बैसला तब से राजनीति में है जब यहाँ बीजेपी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। गांव गांव जाकर के सतपाल भगत जी, अनु बैसला, जगमोहन कसाना, इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को गांव गांव में मुझे भी जानकारी करवाई। और उनको बीजेपी उनके ऋणी होनी चाहिए। अब उनको सोचते हैं दुश्मन दिखाई देते हैं आपको। अनु बैसला बीजेपी से समर्थित, जब ये जिला अध्यक्ष थे आपके आका, वो उनको टिकट लेकर आए थे, वो लेकर आए थे अपने दम पे, अपनी वरिष्ठता के दम पे। तुमने हरवा दिया, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। क्यों भाई? तुम्हारा आका चुनाव लड़े थे, कहां लड़े थे चुनाव तुम्हारे आका? पहले समाजवादी से चुनाव लड़े, वहां MFS कॉलेज, वहां समूहदयाल कॉलेज में। कैसे कैसे वहां हुआ, क्या हुआ बता देंगे नीरू चौधरी गनौली वाले, कैसे कैसे हुआ था साजिद हुसैन के लड़के के साथ। वहां भी हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने, जीत गए थे। लेकिन तब DP यादव के साथ रहते थे। DP यादव कैसे हैं, क्या है, आप सब जानते हो। वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा है।
और उसके बाद ये जीत गए श्रीमान जी, तो फिर क्या करा इन्होंने, यहाँ आके जिला पंचायत लड़े साहब 2004 में, चुनाव जीता कुल्हाड़ी, पार्टी थी देहात मोर्चा, बाबू सिंह आर्य जी हमारे मित्र, और राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, केजरी सिंह गुर्जर जी, ये श्रीमान जी कुर्ते के नीचे फटी जींस की पैंट पहन के चुनाव प्रचार करते थे। बोला भाई साहब हमारी मदद करवा दो, क्यों करवा दे मदद आपकी, हम बीजेपी के सिपाही हैं। जब कपिल चौधरी चुनाव लड़े तो हुआ क्या इनका, इन्होंने कहा मेरा क्या परिणाम होगा, हमने कहा फर्स्ट नंबर पर आओगे, लेकिन आओगे नीचे से, पता कर लेना वो रिकॉर्ड उठा के 100 या 121 वोट है श्रीमान जी। और वो एयरमैन जी बता रहे थे कि 15,000 में 1500 मिली थी। भैया ऐसा गलत मत बोलो, पर वो पूर्व सैनिक है, उस समय यहाँ नहीं थे, वो तो सेना में थे ना, नौकरी पे थे उस समय पे, वो उनको सही जानकारी नहीं है। दो जानकारी उनकी मेरे को बताया अभी कार्यकर्ता ने कि वो कह रहे थे कि अनिल प्रमुख 10,000 से जीते। नहीं भाई, अनिल प्रमुख 12,000 से जीते थे। और अनिल प्रमुख को आप कहते हो महिला जैसा है, ऐसा है, कोई है तुम्हारे आस परिवार में ऐसा इतना सुंदर नौजवान, क्यों भाई ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने, कब से उन पर मुकदमा है, कौन सा मुकदमा है अनिल कसाना पे। और अनूप बैसला की बराबरी कर लेगा कोई क्या, अनूप बैसला के घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, तब जब कोई यहाँ बीजेपी को, तब वो 1,000 2,000 की सभाएं कराते थे। आज अनूप बैसला बुरे लगते हैं, बीजेपी हमारे चेहरे पे लिखी हुई है मस्तक पे, हमको देख के कहते बीजेपी जा रही है, हमको कहते बीजेपी जा रही है, और आपके कर्म है और हमको सुनना पड़ता है। घर से निकलते कहते ए नेताजी कब रोड बनवाओगे, गाली हम सुनते हैं, हम फिर भी चुप हैं। क्यों चुप थे, हम पार्टी की बदनामी नहीं करेंगे, इससे पार्टी की बदनामी नहीं होगी, पार्टी का इससे ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति देहात मोर्चे से चुनाव लड़ा हो, 100 वोट लाया हो, अब फिर पार्टी में साठगांठ करके, जब से तुम आए हो ना 2010 से बीजेपी में, मैं तो जिला अध्यक्ष था, 12 के बाद से तुमने मुझे वनवास करवा रखा, लेकिन मेरा वनवास पूरा हो गया। वनवास के बाद फिर क्या होता है आप समझ लो, वनवास पांडवों को भी हुआ था, तपस्या वपस्या करके आऊंगा मैं भी। मैंने ये कही थी मुझे मत छेड़ना गलती से, लेकिन तुमने तो छेड़ने की श्रृंखला ही कर दी। कहां से तुमने लोगों को छेड़ना शुरू करा। अरे अनिल प्रमुख पे आप आरोप लगा रहे हो, बताओ। अरे अनूप बैसला पे आरोप लगा रहे हो। अरे अनूप बैसला भाई वो कैसे, जहां उनका पसीना बहेगा वहां हम खून देंगे, जहां हमारा पसीना का वो खून देंगे। हमारा रिश्ता ऐसा है अटूट। तुमने तो बहुत कोशिश करी, क्यों भाई बिरादरी के साथ क्यों नहीं रहते। अरे राजनीति करते हो बीजेपी के नाम बिरादरी के लिए, मैं बिरादरी से अलग हूं क्या, मैं जागना पैदा हुआ, मगर मेरा सम्मान जितना, मैंने बताया ना, कोई सा गांव ऐसा नहीं जितना सम्मान ना करता हो कोई व्यक्ति। बड़ों का हम सम्मान करते हैं, छोटे हमारा करते हैं, कितना भाईचारा है। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ थाना बिनोली क्षेत्र का हूँ, बिजवाड़ा का हूँ। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि मैं गनौली का ही हूँ, मैं तो हमेशा चिरौड़ी का ही हूँ। बहुत दुख की बात है श्रीमान जी। ये अनूप बैसला को ये तुम कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम तो कांग्रेस को लुटिया डुबाए, फिर तुम समाजवादी में, फिर तुम बहुजन समाज पार्टी में, तुमने नागर साहब का कभी कराया, कभी तुम 22 के चुनाव में अरुण कसाना को चुनाव लड़ाते घूम रहे थे, वो बसपा प्रत्याशी थे। तो हो किस दल के भाई, बीजेपी की तो कम से कम नहीं हो ना, आपकी विचारधारा बीजेपी की। जब तो अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का मान रहे थे, तो हमारे क्या लगते हो भाई, हम भी आपका इलाज करेंगे, कराएंगे। आप बाबा को कह रहे थे हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे आप, क्या कहा गवर्नर साहब। अरे भाई सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, गोकशी सरकार में हो रही है। क्यों भाई, तुम तो गोकशी के नाम पे फर्जीकेशन करते थे। वो कहता ना, वो बताते हैं जो लोग, सबकी जानकारी हम सब कुछ सुनते हैं, बहरे नहीं है, अंधे नहीं है। मगर हम ये है कि जो विधायक चुना गया उसमें सबकी शक्ति लगी थी, सबका श्रेय, सबको उसका परिश्रम लगा था कि भाई जब तक है पार्टी में है तो उसको कम से कम अपनी तरफ से कुछ ना करें, जैसा कर्म जिसका उसका वैसा भुगतान उसको कर दे करना पड़ेगा। मगर श्रीमान जी भाई तुम अनूप को छेड़ोगे फिर वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगी बात भाई। कह रहे अनिल कसाना, भाई अनिल कसाना ने प्रमुखी की यहाँ तुम्हारी तरह आरोप लगे यहाँ कमीशन खोरी के उस पर। मैं बहुत तारीफ नहीं कर रहा, जिला पंचायत का चुनाव जीता वो 12,000 वोट से आया है पार्टी में, ठीक है। मगर किसको बदतमीजी की भाई, किस कार्यकर्ता के साथ मुकदमा लिखवाया उसने। तुम कोई अगर वो आया इस बात के लिए कि भाई मैं कार्यकर्ता के नाते सीनियर था, तो उन्होंने पता लिया, भाई साहब मैंने नहीं बुलाया,
ये जागरूकता के नाते आया कि भाई ये गलत चीज है। तुम्हें तो शर्म नहीं आई 70 साल के बुजुर्ग होकर भी, तुम तो क्या कह रहे हैं सोच ही नहीं रहे हो, मगर उसको थोड़ी बहुत आई होगी। जैसा अभी बता रहे थे कोई एयरमैन साहब गलती मान रहे, भाई एयरमैन साहब आप गलती क्यों मान रहे हैं, हम माफी तो हम मांगेंगे, हम छोटे हैं आपसे, तो माफी से कोई छोटा थोड़ी होता है। अरे झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। श्रीमान जी समझते हो? अब तुम्हारे आका की सुन लो, ये पाप का घड़ा भर चुका है पूरी तरह से पाप का घड़ा भर चुका है। 8 साल में जो जो कर्म इन्होंने की जीतने के बाद और जीतने से पहले, सारी रिपोर्ट मेरे पे है एक चीज की। ये दुनिया की जांच कराते घूम रही, जब इनकी जांच होगी ना तो पता लगेगा कहाँ कहाँ कौन दुबई और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। सारी तो कैमरे पे नहीं खोलूंगा, माननीय हो, शर्म आएगी, हमें ही शर्म आएगी, लोग मुद्दा बना लेंगे। तुमको शर्म आती नहीं, तुम तो मुद्दा बनवा देते हो अखिलेश यादव को भी, तो क्योंकि तुमने तो उनके साथ काम किया है बराबर, तुम्हारे तो वो आइकॉन है, तुम तो उनकी लीडरशिप में तुम काम कर चुके। तुम तो पूर्व विधायक मदन भैया जी के साथ भी उनका असला वसला पकड़ कर रहते थे, तुम्हारे तो फोटो भी खूब देखे लोगों ने। तुम तो मुखिया गुजर के साथ भी रहते थे समाजवादी पार्टी में। कहा तुम्हारा यार मतलब, हमारे क्या मतलब इस बात से, क्या बराबरी इस बात की? तुम ले आए टिकट जुगाड़ करके, टिकट अलग चीज है, ये बात अलग चीज है। मगर भाई तुम विधायक हो, ठीक है, हमने कब आपका अपमान किया, कब आपको सम्मान नहीं किया? तो क्या लोकतंत्र को आप जिंदा नहीं रहने दोगे लोनी में? लोकतंत्र की हत्या कर दोगे लोनी में? परमिंदर जांगड़ा कुछ बात बोलेगा नहीं लोनी में? क्या डेली बोलेंगे? लोनी के मन की बात हर सप्ताह करूंगा, और बराबर ये जितने मुद्दे जहां जहां घोटाले हुए सबको खोल कर रख दूंगा। और रखूंगा क्यों नहीं भाई, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अब मैं अपने साथियों से बात की तो कहा कि भाई कब तक चुप रहोगे, ज्यादा चुप रहना भी नुकसान का है, क्योंकि जो क्राइम को देखता है वो भी गुनाहगार है, जो सुनता है वो भी गुनाहगार है, करवाता है वो तो है ही, करता है वो तो है ही। इसलिए हम गुनाहगार क्यों बने भाई आपके मामले में? हमें तो आपने कुछ दिया नहीं कमीशन खोरी में। आपके जो चंगू मंगू हैं यहाँ, अभी वो बता रहे थे कि वहां तो भाई बहुत सारे अपराधी आते। बिल्कुल, मुसलमान और हिंदू जितने अपराध का काम क्राइम का कर रहे हैं सब इनके संपर्क में है, प्रमाण के साथ हम बता देंगे हर जगह। अरे कल आप आए यहाँ और बॉर्डर पे आप थाने में थे, तो आपके साथ कौन सा कार्यकर्ता था? परसों ये वीडियो चला रहे सन्नी मित्रा की, और बेचारा गरीब था, ठीक उसे बना दिया, उसको भी उस पर मुकदमे लगवा दिए, उसको भी अपराधी बनवा दिया। सजा होगी तो वो भुगतेगा ना, उसका क्या बिगड़ेगा? वो 4 लोग लेकर आया, जिंदाबाद हो रही थी। किस बात की? लोकतंत्र सिखा दिया हमने आपको। आप दबंगे के साथ हमको गाली दे रहे थे, हमने आपकी शिकायत की संवैधानिक अधिकार के तहत, आपको हमने लोकतंत्र सिखा दिया। आपकी हवाली हुई ना, तो आए ना फिर यहाँ शिकायत करने के लिए, करो। मैं गया था कल एसीपी साहब के यहाँ, अनिल प्रमुख कहीं बाहर थे, अंकुश जैन भी गए थे, अनु फैसला भी गए थे। हमें गिरफ्तार करो भाई, बैठाओ, अगर अपराधी की शिकायत पर गिरफ्तार करते हो आई एम रेडी, हमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, करो भाई। नहीं साहब उसकी गलती है, हम गिरफ्तार करेंगे, बूढ़ा आदमी है कहीं ना। अरे इसका मतलब नहीं है, अपराधी अपराधी। और जितने ट्रायल अभी फेस कर रहा है ना खेकड़ा में, थाना खेकड़ा के और यहाँ के, तो वो सब जानकारी मेरी है, एनबीडब्ल्यू रोनी का मेरी जानकारी में है। लेकिन अब श्रीमान जी कमांडर इन चीफ साहब, आपका घड़ा भर चुका, और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको माननीय नंदकिशोर आपने ठगा नहीं। शुरुआत कर लो, जब हम जेल में गए 2010 में, हम कोई जेल में किसी का अपहरण करके नहीं गए थे। गोकशी में गुप्ता जी को जब वो दरो इंस्पेक्टर नहीं माना, तो मैंने कहा, या तो हमें कहा केपी सिंह साहब ने, जब मान्य राजनाथ सिंह जी के पीए ने, कि अध्यक्ष जी इनिशिएटिव लो। उनकी एसएसपी से और टॉक हुई, तो तुम तो उठ के भाग रहे थे, कच्चे में पैर के आए थे, यहाँ तक कैफरी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? वो एसपी उसने कहा, सीओ ने, अध्यक्ष जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसके खिलाफ तो बहुत मामले, इसे हम अंदर करेंगे जरूर। तो मैंने कहा अगर ये अंदर होगा तो मैं भी अंदर होऊंगा भाई। तुम्हारे चक्कर में पार्टी के 20 कार्यकर्ता जेल गए, आज तुमने वहां गैंग बना लिया अलग से। ये करण सिंह भाई हमारा प्रचारक रहे थे पहले, इमोशनल आदमी था, मुझे मेरे साथ उल्टी सीधी बात करने लगे। हमें करण सिंह भाई आपने तो हमें भी गाली दी थी, तो हमने कहा था कोई बात नहीं, हम तो सह लेंगे, आप प्रचारक रहे हो यार और अच्छे काम के लिए जेल आए हो। तो मैंने जमानत नहीं कराई थी, मेरी जमानत तो अपने आप एसडीएम साहब ने ले ली। हम तो 151 लगाई, हम पे कोई अपराध आज तक हुआ ही नहीं। इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, इनके साथ में इन्होंने वहां तकत वकत में आग लगाई थी फर्जी के तरीके से। अरे मुकदमा लिखवाया था हमने,
गुप्ता जी की तरफ से, आप भी वहां गवाह बन रहे थे, तो सजा क्यों नहीं हुई आज तक? वो जलाने, वो गोकसी वाले थे कौन लोग? तमाम लोग वापिस आ गए, बाद में आए, कैसे कैसे जमानत हुई, वो तो करण सिंह बेचारा रोज रोता है। मगर जिस करण सिंह ने तुम्हारे लिए हमसे भी बुराई मोल ली, उस करण सिंह को तुमने कितने महीने कहां जेल, दिला बदर क्या क्या करवा दिया बेचारे को। वो भी तो तुम्हारे समाज का ही है, नाम के पीछे गुज्जर लिखने से तुम भला कर दोगे समाज का? तो सबसे पहले तो तुम, अरे भाई तुम जाति का दुरुपयोग, जाति का उपयोग केवल अपने लिए करते हो, लोगों को डराने के लिए। ये जाति डराने के लिए नहीं है, जाति तो रक्षक है लोगों की। क्या बात करते हो? सबसे पहले तुमने अपनी जाति करण सिंह को पेलने का काम किया भाई, और कितना बुरा किया उसके साथ। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई शर्म लिहाज थी क्या? नहीं थी। वो रोता है, कोई सुनता नहीं, उसको झूठा बना दिया क्योंकि नैरेटिव सेट कर दिया। तुमने 20-30 आईडी बना ली, जिसके पीछे लगोगे, जो तुम कहोगे वो होगा। मेहरा जी, मेहरा, फलाना जी, भिगड़ा जी, ये तुम्हारे घर की आईडी है भाई, हम जानते खेल सकते। तुम्हारा खेल, तुम्हारे खेल में तुम्हें बांध के हम मारेंगे। क्या बात कर रहे हो? फंसोगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आ गए। वो रोता है करण सिंह, उसके सुनते नहीं क्या लोग? सुनते हैं, निकलती है उसकी। तुम्हारे लिए उन्हें दिल से मदद करी, हमारा कोई उसने मदद नहीं की, हमारे तो खिलाफ था अध्यक्ष के समय भी। हमने कहा अभी बुढ़ेड़े के रहने वाले हो करण सिंह जी, भाई ऐसा क्यों करते हो? नहीं नहीं, आप गलत करते हो। ये थोड़ा सा वो प्रचारक टाइप था, ईमानदार था उस समय। बाद में इन्होंने उसको भी लगाया लाइन पे, लेकिन फिर क्यों बिगड़ी? सारा जवाब देना। अरे तुमने पिछले चुनाव में प्रमुख के, तुम्हारे चाचा भी लगते हैं, गांव के भी हैं, कंवर प्रधान जी। पहली बात तो चुनाव में बेईमानी से उन्हें हरवा दिया, उनकी वोट पर अंगूठे लगवा दिए तुमने मिलकर सेटिंग करके। वो जीते हुए आज भी तुमने बेईमानी से हराया। मर्द लोग हैं, चुनाव में उनके अगर पुलिस भेज दी, 3 थानों की पुलिस भेजी। हम कार्यकर्ता है, हम जाकर बैठे, सामने क्यों नहीं आया? हम बैठे, हम छुड़ा के लाए, हमने माफी मांगी। कंवर प्रधान जी, हमारी सरकार में आपके साथ ऐसा हुआ, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, हम क्षमा मांगते हैं। गलती तुम करोगे, क्षमा हम मांगेंगे। क्यों? पार्टी का नुकसान ना हो, हमारी आपकी इमेज खराब ना हो। अरे हम आपकी इमेज बचाते फिर रहे हैं, आप हमारी इमेज को डेंट करोगे। हमने तो 1 रुपया कहीं कमाया नहीं, एक ही चीज कमाई, वो सम्मान, उसको भी तुम ले लेना चाहते हो भाई। ये कौन सी बात है भाई? सम्मान की भूख तो सभी को है यार, तो हमारा खत्म क्यों करना चाहते हो भाई? क्या गलती हुई ऐसी हमसे? टिकट मांगना तो गुनाह नहीं है। दोनों चुनाव, अरे इस बार चुनाव में नहीं लगता तो आपकी लुटिया डूब गई थी, लेकिन लुटिया आपकी नहीं डूब रही थी, लुटिया भाजपा का नुकसान होता। इसलिए हमने बैठ के जवाहर नगर के बूथ पे, गुलाबा टेके के बूथ पे घूम घूम के कितना वोट का लाभ कराया पार्टी को। तुमको नहीं कराया, तुमको तो बिल्कुल नहीं कराया, मगर पार्टी को जीता है। कहते हो वीके सिंह जी के चुनाव में, मान्य जी के चुनाव में मैं नेगेटिव काम करूंगा, मगर मैं नेगेटिव काम करता ना तो पार्टी मुझे राजस्थान, बंगाल, हरियाणा सब चुनाव में मुझे इंचार्ज बना के नहीं भेजती। और जहां गया हूं रिजल्ट देकर आया हूं। आपकी तरह हवाई नहीं करता, संगठन का ज्ञान है, नॉलेज है, काम करता हूं, सम्मान मिलता है उसके बदले में। आरोप लगा दिया यार, ऐसे लगा देते आरोप। हम तो आपकी बात को ऐसे ले लेते हवाई। आप तो बिल्कुल जानबूझ कर टारगेटेड कर रहे हो यार। मतलब परमेंद्र जागरण को टारगेटेड कर दोगे और वो चुप बैठ जाएगा। एक ही तो कमाई है, कैसे खोदू अपनी? तुम तो बिलबिला रहे हो 2 योजना जीतने के बाद भी, क्योंकि जनता तो नकार चुकी है। आपका तो मामला गोल तो कर दिया लोगों ने। समझ रहे हो ना बात? गोल कर दिया भाई, कहीं कुछ बचा नहीं है। ये सतवीर एयरमैन ये चिल्ला रहे हैं बेचारे, ये करण सिंह जी, ये अपने कंवर पहलवान जी, ये वसंत त्यागी जी हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय पे। एक भगवती जी को लिए कार्यकर्ता को छेड़छाड़ में उनमें भी लपेटने का काम कर दिया था आपने। मेरा टैग है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने ठगा नहीं। फिर ये अपना ईश्वर मावी जी ने कुछ बात कही थी, वहां भी तुमने हंगामा करने की कोशिश की। योगेंद्र मावी जी के खिलाफ तुमने शिकायत करवाने की बात कही। खनन माफिया बताया योगेंद्र मावी को भाई, योगेंद्र मावी खनन माफिया थे और उनकी शिकायत कर दी, कहीं टिकट ना हो जाए अगले का। वहां कर दिए केंद्रीय कार्यालय में, वहां जांच हुई, पता लगा यार ये तो फिर मामला दूसरा ही था। वो सफाई देता घूमता रहा बेचारा। इनके पास, तुम्हारे पास तो बहुत है ना ये किराए के टट्टू, जो शिकायत पिकायत लिख देते हैं, ग्राम बदल बदल कर लिख देते हैं। तुम तो नैरेटिव घड़ के ना दूसरे को अपमानित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बदलाव है, अरे भाई आपका प्रारंभ था, इसलिए हम चले गए थे। जरासंध को भी देख के भगवान ने भी अपना थोड़े दिन के लिए रण छोड़ दिया था। फिर भीम अर्जुन को लेकर आए थे, तो मैं भी भीम अर्जुन को लेकर आया हूं। युद्ध होगा तो जरासंध का तो वध तय है ना, तो फिर अब महाभारत हुई तो फिर दुर्योधन का भी तय है। तो तुम यार, मतलब ठीक है, मैं तो बहुत दुखी मन से ऐसा कह रहा हूं, जब तुम मेरे पिताजी को 83 साल की उम्र में चोट पहुंचाओगे, उनकी भक्ति को खंडित करने का काम करोगे, तो मैं छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर
मैं कब तक सुनूं मैं लोगों की बात। तुमने तो मेरे साथ भी खेला कर दिया, बोले यहाँ नारियल फोड़ के बोले सीसी बनाऊंगा, आरसीसी बनाऊंगा। अरे तुमने नाली भी आरसीसी नहीं बनाई, वहां बिल्ली ईंट लगवा दी, इसमें भी घोटाला। कितना चाहिए? 10 साल में तो बनने दिया वो रोड। मैंने राजनाथ सिंह से बनवाया था कह के, मेरे घर के सामने वाला। लोग कह रहे थे भाई तुम बड़े नेता हो, तुम बड़ा रास्ता नहीं बनवा पाए। भाई मैं कहां से बनवाऊं, सारी ताकत तो इन पे चली गई। विधायक तो इन्हें बना दिया, पार्टी की टिकट तो इनको दे दिया। अब मैं काइन के आगे गिड़गिड़ाऊं, हाथ जोड़ू, पैर पकड़ू, क्या करूं मैं? लेकिन जानबूझ के कि मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो, मेरी विश्वसनीयता पे लोग शक करें। तुमने मिल करके नगर पालिका से मिल करके, उनसे भी नहीं होने दिया, खुद भी नहीं करा। फिर बात करते हो मनोज धामा से मिलने की। क्यों भाई? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने ऑडिट करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। कहाँ वो एप्लीकेशन दे दिखाइए भाई। मैं सीधी मंत्री जी को देखाया था, अंकुश जैन के साथ। जब तुमने उसके घर के आगे पूरा कचरा वचरा डलवा दिया और उसको SC एक्ट में फंसवाने की कोशिश करने लगे, तो फिर हमने भी उनके बचाव में कुछ तो करना पड़ता। हमने कहा इसकी जांच ही करा दो। तो हमने कहा शासन द्वारा ऑडिट होना चाहिए। कितने रुपए लगे? कितने रुपए लगे? अब दबा रखा तुमने, मैं फिर उखड़वाऊंगा। जानकारी मेरे पास सारी आ गई। जब नगर पालिका में सब तुम्हारी कुछ चलती नहीं तो फिर उसको रुकवाते क्यों? तुमने आज तक कोई मांग की क्या ऑडिट करवाने की? तुमने कोई जांच की मांग की क्या नगर पालिका की? क्यों रिश्तेदार लगते हैं ये हो क्या? अरे चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार है तो आना चाहिए सामने। लेकिन नकली काम क्यों करते हो? असली करो ना, असली काम करो। चेयरमैन का भी इलाज हो। जो इंजीनियर जेई आते हैं, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो तुमको रुपया दे रहे हैं महीने में, जो 5 करोड़ रुपए अब ये सफाई के नाम पर निकले जा रहे हैं, कहाँ निकले जा रहे हैं? जवाब तो देना पड़ेगा ना सारी चीजों को। तो उसको कौन देगा भाई? उसको भी दो, उसको बताओ। तो क्यों रुकवाया? मैंने अपने पैड पे दिया था, मंत्री जी ने लिखा था, एक और मंत्री जी ने रिकमेंड किया था, सारी चीजें होकर के आई थी। वो कहाँ रुका है? मैं छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मैं ये चाहता था कि किरकिरी ना हो। यहाँ सांसद मान्य अतुल जी आए हैं। अतुल जी संस्कारित परिवार से हैं। दिनेश जी, मान्य दिनेश जी के टाइम से हम लोग कार्यकर्ता, उनके दोनों चुनाव में हम रहे, मेयर के चुनाव में। अतुल जी से हमें उम्मीद थी, पता अतुल जी ने भी हमारे साथ कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं दिखाई। पता नहीं क्यों? आपको खोने का डर है क्या? इन्हें तो खोना ही है अतुल जी भाई साहब। ये तो जाएंगे, पक्का जाएंगे, लिख लो आप। चुनाव में कोई आए इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, मगर लोगों की इस आकांक्षा पे तो खरे उतर जाओ। आपसे तो बड़ी उम्मीद है लोगों को। ये तो 8 साल के विधानसभा कार्यकाल में जो कुतुब मीनार खड़ी है ना, नौनी थाने से लेकर के पावी तक, उसको नहीं हटवा पाए आज तक। बड़ी बड़ी बात करवा लो। ये सद्दाम हुसैन गुजर है ऐसा बोल देंगे, ये पाकिस्तान में फला है मेरी ऐसी बात बोल देंगे, कश्मीरी गुजर हमारे साथ ऐसा बोल देंगे। भाई बयान बहादुर है ये, सदैव बयान देते आए, नैरेटिव गढ़ते आए, झूठ 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 कहकर सच बताते आए। अब हम विरोध क्यों करें? ऐसा विपक्ष है लोनी में, किसी ने इसके झूठ को कहा नहीं झूठ है, क्योंकि विपक्ष के लोग मिले हुए हैं। बहुत सारे समाजवादी के लोग इसके साथ हैं अंदर अंदर, जो वहां भी ठीक ठाक से हम जैसे एक दो, वो करेंगे क्या? वहां तो पहले झूठ का बोलबाला रहता है। तो वो भी नहीं कि साथ श्रीमान जी की, बहन जी के यहाँ भी इनकी मुलाकात हुई। तो सब जानकारी सबको है, ऐसा नहीं है कोई चीज किसी छुपी है। परंतु तुम मेरे भाई, मैं तो पहले मना किया था, मुझे मत छेड़ रहा। आपने ईश्वर झा जैसे पूर्व प्रचारक को छेड़ा, उन पर आरोप लगवाया। कहे का आरोप लगवाया? छेड़खानी का। शर्म नहीं आई? संत होता है प्रचारक। फिर उनको फोन करके कह रहे हो अगर डॉक्टर परमिंदर के साथ जाओगे तो मैं तुमको सजा करवा दूंगा। करवाओ सजा, सजा करवाओ ना। सांस को आंच नहीं होती, हम सच्चाई के साथ थे। ईश्वर झा भी सुरक्षित है। और फिर वो रामनिवास त्रिपाठी बेचारा दोबारा फिर मुकदमा लिखवा दिया, तो पता नहीं क्यों लिखवा, अभी जानकारी में नहीं आया मेरी। मगर तुमने तो उसकी गाड़ी जलवा दी यार, गाड़ी जलवा कर डरा दोगे बाहर का। अब फिर खुलेआम कह रहे हो खुद गाड़ी में आग लगा ली। तुमको कैसे पता उसने खुद गाड़ी में आग लगा ली? स्टेज से ये बात कह रहे हो? ये पार्टी का भला कर रहे हो तुम पार्टी को ऐसे उठाओगे, ऐसे ग्राफ बढ़ाओगे पार्टी का? कहां कहां कब्जे हो रहे, कौन कौन से प्लॉट गिरे, छठ घाट के आसपास कितनी जमीन घेरी गई। और जो ये तुमने जो कहते हो 50-100 बेड का हॉस्पिटल, तो 50 का रह गया। स्वीकृत तो 100 का हुआ था, तुमने प्रस्ताव लिख के दिया कि 50 का रहने दो, इसे ज्यादा मरीज नहीं है लोनी में। तुम्हारी योजना में 50 का हुआ ना, 100 का था स्वीकृत, तो कहां गया 50 बेड? बनते हो अपने आप को 30 बार का विधायक बनते हो, फिर क्यों चला गया 50 बेड का? क्यों रह गया भाई? वो बहुत सारी चीजें हैं, वहां क्यों कब्जा हो गया उसके बराबर में डिग्री कॉलेज बनना महिलाओं का? क्यों क्यों? बहुत सवाल क्यों बहुत सारे क्यों हैं। हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास सारी चीजों का पुलिंदा है। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं,
मगर जब मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी, मेरी अब तक के 32 साल की कमाई को चैलेंज करोगे, तो भाई वो हमारा बब्बल प्रधान है ना बेटा वाला, वो सुनाता है बात कि मुस्लिम महिला की जब झोपड़ी में आग लगी तो उस गांव में झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग लगती दूर से लग रही थी, तो उसने खूब कहा अल्लाह मेहर कर मेहर कर। और जब उसकी झोपड़ी में आग लगी तो उन्होंने कहा या अल्लाह सपम साहब, तुम मुझे छेड़ोगे तो भाई मैं भी कहीं चुप बैठने वाला नहीं, ना मैं डरने वाला हूं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जगत सिंह खारी जैसे नेता मंडल अध्यक्ष रहे हमारे साथ, तुमने उनको भी जेल भिजवा झगड़ा करवा दिया। जीतू भाई पार्षद, उनके भी झगड़े में तुमने पूरा पार्ट प्ले करके उनको जेल भिजवा दिया। बरमेश तिवारी जैसा कार्यकर्ता, उनका भी इलाज कर दिया तुमने, है। राम रतन बोध देखिए, दलित समाज का, एक इसके इनका कोई चंगू मंगू था, इसके खिलाफ एक शिकायत लिख दी, तुमने घर पे बुलाया, रहे अपने घर पे बुलाकर मारपीट करता है, तुमने चाटे से मारा उसको बराबर, वो रोता रोता मेरे पास आया, तुमने उसे बंद करवा दिया अपने घर से पुलिस बुला के। ये विधायक का काम होता है? ऐसी ताकत दी थी लोगों ने तुम्हें कि दलित परिवार का व्यक्ति आया राम रतन बोध, और उसके साथ तुम्हारी पार्टी का नॉमिनेट सभासद राम दीवान सिंह गौतम रोते रोते आए, भाई साहब हम पार्टी छोड़ देंगे, हमने कर्म तुमने किया, माफी हमने मांगी हाथ जोड़ के। और एसपी आर्य साहब से कह के उसको, ठाकुर साहब से कह के छुड़वाया, जादौन साहब से, तो उन्हें छुड़वाया। अब फिर आपको बताया भी मैं शर्म आनी चाहिए, वो तुम कह रहे नहीं मैंने धक्का दिया था, मारा नहीं था, धक्के की बात तो तुमने स्वीकार की थी। और कितने कार्यकर्ता दिन पर तुमने रुलाया है भाई, एक एक मेरे पास है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सबका मैं हिसाब किताब पर रखने वाला नहीं हूं। फिर मुझे मेरी पूंछ पे पैर रखोगे तो फंड मेरा उठेगा, उठेगा पक्का। और ऐसे ऐसे जो है ना ये कंगारू सेना के लोग, कंगारू की तरह अपनी शक्ल देख लो भाई, दूसरे को तो तुम बता रहे हो बड़े बाल वाला है, उसको तो पता नहीं क्या क्या तुमने विशेषण लगा दिए। भाई भले आदमी हुआ प्रमुख साहब, ऐसी बुजुर्ग समझ के माफ कर दो, बुजुर्ग आदमी है, छोड़ो, आगे बढ़ो, कंस्ट्रक्टिव रहो, बी पॉजिटिव। और वातावरण खराब हम लोग कारण नहीं होगा, इनके कारण होगा, मगर ये मनमानी इनकी हम नहीं चलने देंगे। हर मनमानी पे सवाल निशान लगाने का काम डॉक्टर प्रवीण जांगना करेगा। कोई भी कार्यकर्ता को कोई पीड़ा जहां दे रखी है, अभी आज 3 दिन में बहुत सारे लोग आए, ये हत्या कर दी, किसने कर दी भाई, कोई मुकदमा है अनिल कसाना पे, 4 हत्या कर दी। पोस्ट की चर्चा नहीं करना चाहता मैं, मेरा मतलब तो केवल इस बात से है कि राम रतन बोध जैसा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता नहीं है हमारा, मगर दलित है, मगर आपका दीवान सिंह गौतम तो अपना सभासद था, उसका रिश्तेदार राम रतन बोध है। बहन जी में जाने की बात सोच रहे हो ना, मैं चुनाव लड़ूंगा बीएसपी से, इलाज करेंगे सारे लोग, ये लोग इलाज करेंगे। मैंने कहा अपना गुस्से को पालना सीखो, समय आएगा तो फ्री इलाज करना, लड़वा देंगे, पता लग जाएगा हाथी चढ़ने का। बहुत बड़े दिमाग में है ना, हाथी से लड़ लूंगा मैं, कहीं दूर तक पीछा करूंगा, फिर मैं छोड़ने वाला नहीं भाई। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आया, मगर शायद सम्मान में लोगों के बीच में कार्यकर्ता, जयप्रकाश नारायण का भी चुनाव नहीं लड़े, मगर सम्मान है। पंडित दीनदयाल जी खूब हारे, मगर हम हमको पूजते हैं, प्रणेता है हमारे, एकात्म मानव दर्शन उन्होंने सिखाया हमें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत उदाहरण है। अपने खुश रहने के लिए तो मेरे पास बहुत आइटम है, आनंदित रह सकता हूँ, तुलना तो कर सकता हूँ ना, अच्छे लोगों से तुलना करनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम से मैं क्यों करूँ, सद्दाम हुसैन से मैं क्यों करूँ? तुम तो सद्दाम हुसैन को कहते गुजर हूँ, बताओ, पर समाज को पता लगे तेरी पिटाई नहीं करेंगे, वो करेंगे ना भाई। समाज के लोग सबके साथ इतने प्रेम भाव से रहते हैं, अभी महसूस ही नहीं होने देते। एक एक गांव में किस प्रकार आना जाना है, किस प्रकार प्रेम भाव है, छोटे छोटे नौजवान भी इतना सम्मान करते हैं, हमें महसूस ही कभी नहीं हुआ कि हम यहाँ कहीं आज से 40 किलोमीटर दूर के हैं। कमाल है, हमारी बोली भाषा कल्चर सब तो एक ही है। अरे हम तो कट्टर सनातनी तो नकली है, झूठ बोलता, ढोंग करता है चुटिया रख करके। हमने कोई गलत काम नहीं किया कभी भी किसी मामले। तेरे तो साथ सारे मुसलमान बहुत सारे क्या क्या अवैध व्यापार कर रहे हैं, उनसे क्या क्या तो कमा रहा है भाई, पता ना, सबको जानकारी है, आएंगी सब चीजें भाई साहब, मान्यवर, ऐसा नहीं होता। तुमने अंकुश जैन जैसे कार्यकर्ता को, बेचारे को, नया पार्षद था है, उसके घर के आगे तुमने कई ट्रक कचरा डलवा दिया। मतलब पार्षद के घर कचरा डलवाओगे, या तो वो कमीशन खावे, या तो तुम्हारी हाँ में हाँ भर ले, या तो वो परमिंदर जागना खिलाफ लिखे, या तो मेरे घर आना जाना बंद कर दे। अरे वो खून का रिश्ता है, वो पारिवारिक 3 पीढ़ी के रिश्ते कैसे खराब कर दोगे तुम हमारे भाई? लालची नहीं है वो, तो 3 बीघे का मालिक भी है, जमींदार भी है, व्यापारी भी है, किसान भी है, ईमानदार भी है। दावे के साथ में कहता हूं, कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे उस पर, उसका कमीशन तो तुमने मंगवा लिया, बोले वो तो नहीं लेगा तो हम ले लेंगे, 2-3 लाख रुपए तो आपके पास चले गए वापिस। हमने पूछा भाई मेरा कमीशन किसी गरीब को दे दो, तो तुम्हारे पास चला गया वापिस।
कहाँ खाओगे उसे? उसे भी लगा दो कहीं हमारे ऊपर, 2-4 आदमी छोड़ दो, करवा दो हमारी हत्या, करवा दो योजना बना करके। हम नहीं डरते हत्या वत्या होने से। अरे 50 साल जी लिए, बहुत लड़का जवान हो गया, वकील बन गया, केस वेस सब ठीक ठाक चलेंगे। क्या बात करते हो? हमें चैलेंज करोगे? एक एक चीज खोल कर रख दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जब जिस पार्टी ने आपको बनाया, जिस सरकार में आपने ओहदा दिया, हैसियत दी, जब आप उस सरकार के नहीं हो, उस पार्टी के नहीं हो, आप हमारे क्या हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, जो इनके गलत काम में साथ देगा वो ये तो भाजपा ही नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं गलत मानसिकता का है। नारे लगाओ, साथ दो, अच्छी बात है, काम भी करो, विधायक जी भी को सम्मान, मगर जहां गलत काम करने के लिए कहता है, अगर तुम करोगे उसका दोषी तुम खुद रहोगे। कई एक हमारे भी बहुत परिवारी बनते थे, उनको हमने बचाया बहुत सारी, लेकिन केवल ओए होटल के चक्कर में ही मतलब सारी भूल गई अपनी। तुम्हें सजा होने वाली थी, सब भूल गए। अरे रामबुल भाई, याद दिला दियो जरा इनको शर्म लिहाज नहीं है। कम से कम रामबुल नहीं बोलता था, तो बात नहीं करता था, तो इतनी बेलिहाज तो कभी नहीं हुआ कि गुरु के खिलाफ कुछ बात ऐसी करो जो नहीं हुई कह दो यार। कहा तुमने कौन सी चीज मेरी देखी? कौन सी दलाली पकड़ी? कौन सा कमीशन खाया? कौन सा प्लॉट पे कब्जा किया? बताओ ना एक आध बात भाई। सुनो, आप एक चीज साबित कर दो, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। राजनीति तो छोड़ दो, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बहुत आश्रम में जान पहचान है, जाकर रहूंगा, बहुत भजन करूंगा आराम से। कोई मेरे बिना घर मेरा पहले भी चल रहा, 32 साल से भी चल रहा है। मैंने लूट ला कर नहीं दी अपने घर में। मैंने, और कतार जी क्या कह रहे हैं, मेरी एक दुकान थी। अरे भाई श्रीमान जी, बाबूजी, अंकल जी, चाचा जी, मैंने तो इंस्टीट्यूट चलाया तुम्हारे वहां 15-16 साल तक, पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूट चलाया लोगों को। मैं तो शिक्षा देने का काम किया, टेक्निकल शिक्षा दी। क्या बात करते हो? क्लिनिक थी एक, और महल बना लिया। महल कहां से बना लिया भाई? मतलब हम कुछ करते नहीं। हम जो मेरे घर में मेरा बड़ा भाई सरकारी नौकर है, मेरे घर में, मेरे गांव में जमीन मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा सब पढ़े लिखे बालक है। मेरे घर में 3 डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट है, मेरा बेटा वकील है, मेरा भतीजा डॉक्टर है, मेरा एक दूसरा भतीजा डॉक्टर बन गया, मेरी एक भतीजी LLM कर रही है। पढ़े लिखे बच्चे मेरे तो सब, मेरी तो यही पूंजी है। मेरे तो बाप साल 65 से कुछ नहीं करते। अन्य सेवा होगी तो करेंगे, नहीं तो भगवान का भजन करेंगे। 65 साल कमाया, रिटायरमेंट 60 साल की होती है, मेरी 65 की थी। पुरुषार्थी बाप की औलाद हूं, पुरुषार्थ से जिया हूं। पता कर लेना, किसी का मार के नहीं भागे आज तक। तुम तो पता नहीं किस का कितना खाए बैठे हो श्रीमान जी, जवाब देना पड़ेगा इस बात का। बात लंबी हो जाएगी, मगर ये चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे रामनिवास त्रिपाठी हो, चाहे अंकुश जैन हो, बड़ी लंबी लिस्ट है। इनका नाम मैं विस्तार से लेना चाहता था, मगर लंबा समय हो गया, क्योंकि लगभग 50 मिनट होने को है। इतनी लंबी चीज फिर कोई सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं है। मेरा अप्रोच भी था, शोभ भी था। मैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं बहुत मजबूरी में आया हूँ, और इस बात की पुलिस ने भी मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादा सम्मानजनक बात नहीं की। वो ये तो कह रहे हैं आज भी कि हाँ जी इनकी गलती है और हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे अभी नहीं पता, मगर अगर इसे इन्होंने कुछ कर दिया और कोई चीज मेरे साथ कर दी इन्होंने कर सकते हैं। ये बहुत इनके पास हराम का पैसा जो आया हुआ ना, वो जो गलत चीज होती है वो आदमी को चैन से बैठने देती नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत मिलता है लोगों का, हालांकि मुझे कोई डर नहीं है, पर फिर भी कोई अनओपनिंग हुई तो भाई चिंता मत करना, मेरे घर में तो संभालने वाले हैं, मेरी को लड़ाई मत लड़ना। लेकिन इस विचार को कभी मरने नहीं देना। लोनी के लोगों, नौजवानों, ये जो विचार मैं दे रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जो घर में रहकर, अरे जिस घर में रह रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, जिस हांडी में खा रहे हो उसको तोड़ रहे हो, बिल्कुल उसको, इस लड़ाई, इस विचार को मत मरने देना। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हर हफ्ते करूंगा लोनी के मन की बात, और हर बार एक नया मुद्दा आपको दूंगा, फिर आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपके विवेक पे छोड़ूंगा, आप उसमें राय बनाना। आप जो राय बनाओगे उसी पे मैं चलूंगा। आप मुझे कह दो, आदेश कर दो कि राजनीति छोड़ दे, आज इस्तीफा, कोई सरोकार नहीं, कोई मुझे इसकी लालसा नहीं है। बहुत काम है करने के लिए मेरे पास NGO है चलाने के लिए, सेवा करने के मेरे पास बहुत माध्यम है। मैं लगातार अपने घर में अभी भी आज 10-20-50 लोगों के साथ मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। रात के 12 बजे भी मैं जाता हूँ, और जो मेरे दोस्त जानते हैं, हर गांव के लोग भी जानते हैं कहाँ मैंने कब कब मदद करवाई। लेकिन मदद करवाने का मतलब ये ना उसको गाया जाए, गाएंगे तो वो मदद नहीं है कुछ भी। इसलिए हम ना गाएंगे ना हम कहेंगे, वो लोग गाएंगे जिनकी मदद की है। अरे भले आदमी, तुमने सोचा भी नहीं बिल्कुल। मैंने मना की थी ना भाई, मुझे बच यार, मैंने कहा था किसी तुम छेड़ोगे मेरे पास आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा, तो तुम आगे से हट जाना।
तुमने एक दो जगह अकलमंदी दिखाई, राम निवास त्रिपाठी के मामले में, ईश्वर जी के मामले में तुम अपना रोल तो करते रहे, मगर सामने नहीं आए। अकलमंदी दिखाई, मैंने राम रतन बोध छुड़वाया, तुमने अकलमंदी दिखाई। मगर मिंकू जैन में तो तुम ज्यादा हद पार करिए, अंकुश जैन के मामले में तो हद ही पार कर दी थी। तो और मेरे मामले में अब तुम मतलब यार तुम मुझे मतलब पानी निकलवाने दो वहां, यही प्रूफ कर दो कि वहां नाला रुकने से पानी भरा है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। ये प्रमाण दे दो भाई साहब नंद किशोर जी, प्लीज ये प्रमाण आप दे दो खाली। और अगर ये बात ना हो मेरी कि 6 ट्रोला कचरा वो जो गहरे सीवर से निकाला जिसमें आपने पानी छोड़ दिया, प्रॉपर फलोनी आज भी सीवर की दिखवा लो जाके, आज भी तिराहे पे भी लोनी पे भी सीवर के अंदर सेटरिंग पड़ी है, फंसी हुई। 8 साल में तुमने किया है, लंदन बनाऊंगा। इतनी चीखू छिड़ गए लंदन की बात पे भाई। तुमने कहा था, ये पत्रकार हर हफ्ते कह रहे थे कि यहाँ लंदन बनाने की बात होती थी, यहाँ पेरिस बनाने की बात होती थी, ये और दूसरे लोग कहते थे। मैं तो फिर ये भी नहीं कहा आपने लंदन बनाने की बात कही थी, मैंने तो ये कहा लंदन बनाने वाले, तूने कभी ना की। अब लोनी के लोग फिर भी जिंदा है, मुकद्दर की बात है, इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? चिढ़ते इतने चिढ़ते हो क्या? तो कुछ करके दिखाओ, फिर क्या किया करके दिखाओ, आओ मैदान में, पता लगेगा ना। और सुनो, खुली डिबेट, ओपन चैलेंज, 6600 करोड़ की बात करते हो, कहाँ है, कितने खाए, कहाँ लगे, आओ हिसाब लेके। और स्पेशल बता रहा हूं, लोनी बॉर्डर की प्रत्येक कॉलोनी में आपने विश्वासघात किया है। आपकी कुल विधायक निधि का अगर 15% भी लगा हो तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में विचार करूं। बताओ कहाँ कौन सी लाइब्रेरी बनवाई भाई लोनी बॉर्डर पे, क्या करवाया तुमने? और मैं बिजली घर बनवा दिया। अरे तो सरकार की पॉलिसी है, जहां जहां ज्यादा लोग बढ़ेंगे, बाबा ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली व्यवस्था सुचारू करेंगे। तो जहां आवश्यकता थी एससी बढ़ाने की, जहां एक्शन बढ़ाने की बात थी, जहां बिजली घर बढ़ाने उन्होंने बढ़ाए। तो उनकी पॉलिसी थी कि हर बड़े स्टेशन पे हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे, वो बने आए। तुमने कौन सा प्रस्ताव किया? लाओ दिखाओ कि मैं विधायक रहते हुए नंद किशोर ने मैं ये प्रस्ताव दिया कि यहाँ मेरे लोनी क्षेत्र में बस स्टेशन बनाया जाए। बताओ कहाँ दिया? लंबी चौड़ी बात करते हो। कौन से तुमने बिजली घर का प्रस्ताव दिया जी बनाया जाए यहाँ? तुम तो आए हुए चीज को भी और छुपा के इधर उधर करते हो, मंदिर बाट, हमें सब पता है सब चीजों का। तुम तो ये भी नहीं करते कि जो आया है मामला, ये पेंशन है विधवा की है या किसकी है, सही जगह पहुंच जाए। हमारे तो चेला वो मानसिंह आरती मेरे महामंत्री रहे अभी सारे, वो भी कह रहे थे जियो सन्नी मित्रा को तुम परसों गाली दे रहे थे, फिर उसे फोन करके कह रहे हो यार करतार जी के साथ चला जाए 5 साल के लेके। वही सन्नी मित्रा है, मतलब किस मुंह से बोलते हो भाई कि वो चोर है, फिर उसको भेज रहे हो चोर को साथ, फिर वो साध हो गया। ऐसे हर व्यक्ति के प्रति तुम्हारे भाव बदलते हैं, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो साहब। अभी तो गिरगिट भी शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग देख के, तो बदलो रंग, कोई दिक्कत नहीं। और पूरी ताकत लगाना भाई, प्रयास करना। मैं फिर भी कह रहा हूं सरकार से, मैं सरकार से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं अपने मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने सांसद जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, सभी से प्रार्थना करता हूं कि भाई ये थोड़ा सा मामला सेंसिटिव है, लोनी का मामला है, कहीं ऐसी बात ना हो जाए किसी की बात ऐसी ना हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई मामला ऐसा बने। इसकी जरूर चिंता करनी चाहिए आपको, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए आपको, और इसकी जांच करनी चाहिए। मेरी बात में कोई गड़बड़ हो सस्पेंड भी कर सकते हो, पार्टी से निकाल भी सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिसने महाराज जी के खिलाफ बयान दिए, जिसने सरकार के खिलाफ बयान दिया, जिसने अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, तब मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात करना। और अगर इसके कारण से मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात करोगे तो मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, मुझे पूरा समय दिया, पूरे समय जुड़े रहे। मैं लोनी क्षेत्र के सभी निवासियों का, मेरे मित्रों का, मेरे हरियाणा के भी कुछ मित्र जुड़े हैं जहां मैं चुनाव में गया था। यार वो तो आपकी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन लोनी के लोगों को कैसा पता लगा मैं ईमानदार हूं? मुझे तो वनवास कटवा रखा पिछले 10 साल से। 4 साल तो तुम नमाज छोड़ दिया मुझे है। मैं तो अभी ब्रज क्षेत्र में देख रहा हूँ, जहाँ अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल, आगरा मंडल, हम तो वहां मंडल में घूम रहे हैं। तुम यहाँ लोनी में अपनी काट रहे हो, अपने जो मर्जी काटो, कब तक काटोगे? तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, प्रमुख साहब आप आए थे मेरी मदद के लिए, तो मैंने कहा तो नहीं था आपको, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी जगी
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, आपका क्षमा चाहता हूं कि आपको मेरे कारण से किसी एक घटिया व्यक्ति की बात सुननी पड़ी और आप पे व्यक्तिगत आक्षेप लगे। और व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाले कभी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते लोग। अनु फैसला जिससे तो माफी मांगने की जरूरत मुझे नहीं है, वो तो मेरे परिवार का मेरा बड़ा भाई है, तो वहां तो हमें कोई चिंता नहीं है, वो तो झेल लेंगे सारी चीजें, निपटा भी लेंगे काम को। और हमारे तो अटूट रिश्ता है, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई चुनाव जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने तो और भी तय कर लिया मामला अंकुश जैन के साथ मिलकर, हम तो लोनी विकास मंच की घोषणा भी हम करने वाले हैं। हमने पूरा अपना तैयारी कर ली, अब पार्टी की सेवा करेंगे, लोनी विकास मंच बनाएंगे, लोनी की सेवा ऐसे नहीं तो ऐसा करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका दिल की गहराई से बहुत अभिनंदन करते हुए और ये कहते हुए कि मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। ये आंधियां खामखा मेरे खिलाफ रहती है, इन आंधियों से कह दो हमें आज माना छोड़ दे, बहुत दीपक बुझाए हैं, एक जला कर तो देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।